नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे नगर पालिका भर्ती की, जो ईओआरओ की जो भर्ती है उसमें जो नगर पालिका अधिनियम के बारे में हम बात कर रहे थे। नगर पालिका अधिनियम को हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, हम एक सरल भाषा में इसको पढ़ रहे थे। तो नगर पालिका अधिनियम 2009 का है, जो इस ईओआरओ भर्ती में अच्छा खासा वेटेज रखता है। 40 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को नगर पालिका अधिनियम से। हेडिंग डाल लीजिएगा नगर पालिका अधिनियम। नगर पालिका अधिनियम 2009, म्युनिसिपल एक्ट 2009 का। पिछली क्लासें यदि आपने देखी है तो आपको ये आगे की बातें सारी समझ में आएगी। हमने पिछली क्लासों में कुछ अध्यायों के बारे में चर्चा की थी और पहला अध्याय हमने पढ़ लिया था, दूसरा अध्याय हमने पढ़ना प्रारंभ किया था। तो दूसरे अध्याय में हमने जो कुछ 3-4 धाराएं देखी थी उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो देखो, हमने शुरू में देखा था कि ये जो नगर पालिका अधिनियम है इसका प्रारंभ कब हुआ। इसका प्रारंभ कब हुआ तो हमें पता है कब प्रारंभ हुआ। 11 सितंबर 2009 को प्रारंभ होता है, राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर के बाद, और उसे राजपत्र में प्रकाशित करके राजपत्र में प्रकाशित किया गया। और राजपत्र के जो क्रमांक है, जो संख्या, वो कौन सी है तो देखो, कल बताया था कौन सा था, 4K। इस 4K नामक राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया और तब से ये प्रारंभ माना जाता है। फिर बात करते हैं जी, इसमें कुल कितने अध्याय हैं। तो इसमें अध्याय कितने थे तो हमने देखे थे 17 अध्याय। कितने अध्याय हैं इसके अंदर? 17 अध्याय है। कुल धाराएं कितनी है तो कुल धारा 344 हमें पढ़नी है। इसमें अनुसूचियां कितनी है? इसमें अनुसूचियां हमें पता है कितनी है, 6 अनुसूचियां हैं। और भारतीय संविधान के अनुसूची 12 में नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख किया गया है। ये भी हमने बातें की थी। तो ये तो बेसिक जानकारी जो हमें याद रखनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन तो यहाँ से एक बनेगा पक्का, एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट से बनने वाला है। ये जो हमने 4-5 जो लाइनें लिखी है, यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो पक्का ही बनेगा। इसको तो याद रख लेना। 40 क्वेश्चन में से एक तो यहाँ से बनेगा। अब हमें देखने हैं बाकी के 39 क्वेश्चन, एक प्रश्न पक्का यहाँ से बनने वाला है। अब हम देखते हैं कितने अध्याय हैं और उनके नाम क्या है। तो हमने पढ़े थे अच्छी तरह से, ट्रिक से अपने एक अलग ट्रिक बनाई थी। उसमें देखा था किस प्रकार से देखा था। देखो, शुरू में हमें क्या करना पड़ता है, किसी चीज का प्रारंभ करना पड़ता है। तो अध्याय पहले में क्या लिखा है, प्रारंभ लिखा है। अध्याय दूसरे में किसके बारे में चर्चा, तो प्रारंभ किया किसका था, नगर पालिका अधिनियम का। तो इस अधिनियम के तहत हम क्या करेंगे, नगर पालिका का गठन करेंगे और शासन देखेंगे। तो अध्याय 2 में क्या है, नगर पालिका का शासन एवं गठन। फिर हमने देखा कि नगर पालिका का हमने गठन कर लिया, अब हमें क्या करना है, कार्य संचालन करना है। तो अध्याय 3 में हमने क्या देखा, कार्य संचालन वार्ड समितियों के माध्यम से। फिर अध्याय 4 में कार्य प्रारंभ तो हमने किया, करने के लिए क्या चाहिए कि हमें जगह चाहिए कि जिस जगह पे हम कार्य प्रारंभ करेंगे, प्रॉपर्टी हमें चाहिए। तो प्रॉपर्टी में हमने देखा अध्याय 4, जिसमें किसके बारे में चर्चा है, तो संपत्ति के बारे में, यानी नगर पालिका संपत्ति के बारे में चर्चा है। फिर अपने पास संपत्ति है तो अब क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो अध्याय 5 में नगर पालिका निधि के बारे में चर्चा है। अब अपने पास पैसा हो गया, अब हमें क्या करना, उस पैसे का लेखा जोखा करना है। तो अध्याय 6 में लेखा जोखा की बात है, लेखा परीक्षा की बात है। ये लेखा परीक्षा हमने कर लिया, हमारे पास पैसे हैं। अब हमें करना क्या है, काम प्रारंभ करना है, पैसे इकट्ठे करने हैं लोगों से। क्या करेंगे, तो अध्याय 7 में हम क्या करेंगे, साथ में राजस्व इकट्ठा करेंगे। अब राजस्व इकट्ठा कर लिया लेकिन उतने पैसे नहीं बने जिससे कार्य चल सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उधार लेनी पड़ेगी, लोगों से लोन या ऋण लेने पड़ेंगे। तो वो किसके, वो जो प्रावधान है किसमें है, अध्याय 8 में। 8 में हमने देखे थे ठाट, ठाट किसके देखे थे, उधार के। अब हम बार बार उधार लेने जाएंगे तो लोग देंगे नहीं, तो क्या होगा, नो। तो मतलब 9 नंबर में अब हम क्या करना पड़ेगा, खुद का कॉमर्शियल प्रोजेक्ट खड़ा करना पड़ेगा, यानी कि हमें वाणिज्यिक परियोजनाएं चलानी पड़ेंगी। तो अध्याय 9 में वाणिज्यिक परियोजनाएं हैं। वाणिज्यिक परियोजनाएं हमने लगा ली तो हमारे पास अब क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। तो अध्याय 10 में क्या हुआ, आर्थिक विकास हो गया। आर्थिक विकास, पैसे आगे, हम अपने घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। तो हमें नगर का विकास करना है, किसमें करेंगे, अध्याय 11 में हमने क्या किया, नगर का विकास कर लिया। नगर का विकास कर लिया, 2 चौकीदार बाहर खड़ा लिए, हमने घर बना लिया। अब हमारे पास क्या है, पावर है, शक्ति है। तो नगर पालिका की शक्ति किसमें प्रावधान है, तो अध्याय 12 में नगर पालिका की शक्ति के बारे में प्रावधान से।
अलग अलग जो धाराएं हैं उनके बारे में देखेंगे। जैसे 200 से लेकर 297 नंबर की धारा नगर पालिका की शक्ति के बारे में बताती है। फिर हमें आगे देखना, शक्ति हमारे पास यदि पावर है तो पावर का यदि हमने मिस यूज किया तो हम पर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। केस होगा मतलब अध्याय 13 में किसके बारे में चर्चा है, अभियोजन या वाद के बारे में चर्चा है। अब वाद हमारे पे होगा, अभियोजन केस लग गया, अब हमें खुद पर कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। तो नियंत्रण कैसे होगा, तो अध्याय 14 में ये बात है किसके बारे में, तो नियंत्रण के बारे में। अब नियंत्रण करेगा कौन, कर्मचारी चाहिएंगे, तो अध्याय 15 में कर्मचारी की बात कर दी। अब कर्मचारियों के लिए नियम बनाने हैं तो अध्याय 16 में नियम बना लेंगे। अब कुछ जो पीछे बच गया, जो मिसलिनियस जो रह गया, उसको अध्याय 17 में डाल दिया प्रकीर्णन के नाम से। तो प्रकीर्णन किस टाइटल है, तो अध्याय 17 का टाइटल है। इस प्रकार से हम इस 344 धाराओं को देखने वाले हैं। ये हमने देखा। अब देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा अध्याय 1। अध्याय 1 हमने पढ़ा जिसमें हमने क्या देखा था, इसका टाइटल था प्रारंभिक। क्या टाइटल था, प्रारंभिक इसका टाइटल था। इसमें धारा 2 थी, धारा 1 व 2, ये इसके अंदर हमने देखी। धारा 1 में क्या लिखा था, धारा 1 में लिखा था इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है। तो संक्षिप्त नाम क्या है इसका, नगरपालिका अधिनियम 2009 इसका संक्षिप्त नाम है। फिर हमने देखा कि इसका प्रारंभ कब होगा, तो प्रारंभ हमने देखा कब हुआ, 11 सितंबर 2009 को राजपत्र में प्रकाशित करके राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर थे। उसके बाद राजपत्र में प्रकाशित किया गया, 4 नंबर राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया। फिर हमने देखा इसका प्रसार कहां पे होगा, तो संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में इस अधिनियम का प्रसार होगा, छावनी क्षेत्र को छोड़ करके। जहां जहां जो आर्मी की जो छावनियां हैं उन छावनियों को छोड़ करके अन्य सभी जो पूरा जो नगरपालिका का एरिया, जैसे ये नगरपालिका का एरिया है, इसमें सभी में ये जो एक्ट लागू होगा, लेकिन केवल ये जो छावनी क्षेत्र है इनको छोड़ करके। तो ये हुई बात इसके बारे में। तो अध्याय पहले की धारा 1 में क्या लिखा है, तो धारा 1 में लिखा संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। फिर बात करें धारा 2 में क्या लिखा था, तो धारा 2 में बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है, बहुत सारी दी गई है। हमें सारी देखो अलग अलग आगे चलेंगे तो पढ़ते हुए चलेंगे। तो अध्याय 1 में 2 धाराएं थी, हमने बात की। फिर हमने देखा अध्याय 2, अध्याय 2, अध्याय 2 का नाम क्या था, तो नगरपालिका का गठन एवं शासन, नगरपालिका का गठन एवं शासन, नगरपालिका का गठन एवं शासन। इसमें हमें कितनी धाराएं देखनी थी, तो इसमें हमने बात की थी धारा 3 से लेकर के धारा 50 तक की धाराएं देखनी है। तो इसमें हमने 3 धाराओं को देखा था। तो देखो पहली धारा देखी, धारा 3। धारा 3 में था नगरपालिका का परिसीमन, नगरपालिका का परिसीमन, यानी कि हम बात कर सकते हैं गठन के बारे में, यानी कि कह सकते हैं नगरपालिका का गठन इसमें वर्णित है। फिर हमने देखा धारा 4, धारा 4 में था कि कुछ उपबंधों से छूट, कुछ उपबंधों से नगरपालिका को छूट, यह था धारा 4 में। फिर हमने देखी धारा 5, धारा 5 में देखा नगरपालिका की स्थापना, नगरपालिका की स्थापना कि कौन से क्षेत्रों में नगरपालिका की स्थापना की जा सकती है, किस प्रकार से की जा सकती है, हमने इसके बारे में चर्चा की। और यदि आपको इसकी डिटेल देखनी है तो आप पुरानी वीडियो देखें, जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर के वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद से हम आज चर्चा करेंगे। तो धारा 5 तक हमने देख ली थी, आज हम बात करेंगे धारा 6 के बारे में। इनको आपको रटना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि धारा 4 में क्या लिखा हुआ है। तो नगरपालिका को कुछ उपबंधों से छूट दी गई है, ये जो चीज लिखी गई है कहां पे उल्लेखित की गई है, तो धारा 4 में लिखी गई, अध्याय 2 में लिखी गई है। ये इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता, पूछा जाएगा कि नगरपालिका की स्थापना से संबंधित अध्याय है, तो अध्याय 2 नंबर कौन सा है, 2 नंबर। नगरपालिका के परिसीमन कौन सी अध्याय में वर्णित है, तो अध्याय 2 में वर्णित है। कौन सी धारा में है, तो धारा 3 में वर्णित है नगरपालिका का परिसीमन। इसी प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, और कोई इसका इलाज नहीं है। बार बार पढ़ना पड़ेगा, रटना, टाइटल तो रटने ही पड़ेंगे, इनके बागी की डिटेल आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन ये टाइटल आपको रटने पड़ेंगे, बार बार लिख लिख के रटने पड़ेंगे। एक बार में याद नहीं होंगे, 100 बार लिखो इनको, लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो।
बस लिखते चलो, लिखोगे याद हो जाएगा। डेली इनको जितने आपने पढ़ लिया उनको दूसरे दिन अगला जो आप, जैसे आज हमने 5 धाराएं पढ़ ली, अगले दिन जब हम छठी धारा से प्रारंभ करेंगे तो पहले हमें ये पांचों की धाराएं रट्टी होनी चाहिए, इनको याद करना, इनको पहले लिखना बिना देखे, इनको 2-3 बार लिख करके फिर आप छठी धारा इसमें पढ़ो, धारा 6 उसके बाद में पढ़ो। पहले इन सभी को रट लो अच्छी तरह से, रटना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, रटना ही पड़ेगा। अच्छी खासी पोस्ट है और उस पोस्ट के हिसाब से यदि हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें उतना ही तैयार होना पड़ेगा। आपने महाभारत का एक डायलॉग सुना होगा कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो पहले खेल के जाओगे तो एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत नहीं आएगी, यदि आप पहले तैयार होकर के नहीं गए तो एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत आने वाली है, ये तो कन्फर्म है। अब देखते हैं आगे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था अध्याय 2, अध्याय 2 हम पढ़ रहे थे जिसमें हमें धारा देखनी है, धारा 3 से 50 तक, जिसमें हम धारा 3, 4 और 5 इन 3 धाराओं को हमने पहले पढ़ लिया। वो पुरानी वीडियो आप हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो हमने पढ़ी थी धारा 3, धारा 4 और धारा 5। आज हम देखने वाले हैं धारा 6 के बारे में। देखो हमने नगर पालिका की स्थापना तो कर ली धारा 5 में, अब करना क्या है, उस नगर पालिका की संरचना देखनी हमें कि उसमें हमें क्या क्या चीज चाहिए, वो तो उसकी क्या देखनी हमें, संरचना। तो धारा 6 में लिखा हुआ है नगर पालिका की संरचना, नगर पालिका की संरचना, नगर पालिका की संरचना धारा 6 में वर्णित है। क्या 6? नगर पालिका की संरचना 6, ऐसे करो संरचना 6, स्ट्रक्चर 6, नगर पालिका की संरचना 6, नगर पालिका की संरचना 6 याद करना है। फनी ट्रिक है, यूज करो आप, इनको याद करना पड़ेगा किसी प्रकार से करो। हर एक धारा का अलग अलग टाइटल है, सभी आपको याद करने हैं। 344 टाइटल है कम से देख लो आप, इनको याद करना ही पड़ेगा आपको, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप इस कोई चीज जैसे अपने मिक्सी में सभी का जूस बनाया पी लिया तो हमें याद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक बार पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा और एक साथ पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बुक उठाई 344 धारा 2 घंटे में पढ़ ली, ठीक है जी हमारे तो पार हो गया। डेली पढ़े रखोगे आप, मैं डेली एक बार इनको 344 धाराओं को पूरी डेली पढ़ूंगा, डेली नहीं याद होगी। ऐसे आप 5-5 धाराओं को पढ़ो एक दिन में, आप टारगेट बना लो कि आज 5 धारा पढ़ ली तो छठी धारा को आज नहीं देखना, सिर्फ 5 ही देखनी है। 6 नंबर की धारा जो अगले दिन देखनी है, उसके बाद हमने फिर 5 धाराएं और देखनी है। तो 5-5 करके पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे, याद हो जाएगी, रटी जाएगी। एक साथ आप इसको पढ़ लिया तो ना तो याद होगी, ना आपको समझ में आएगी, ना पल्ले पड़ेगी, कुछ नहीं कहानी पड़ेगी। आप ऐसे ही रह जाओगे, भीड़ में इकट्ठे होकर के भीड़ में ही चलते रहोगे। भीड़ से अलग होना है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा। तो 6 नंबर की धारा में लिखा है नगर पालिका की संरचना। संरचना कैसे देखेंगे? 2 प्रकार से देखेंगे इसमें, एक तो वार्ड कितने होते हैं और दूसरे सदस्य कितने होते हैं। बस यही हमें संरचना में देखना है। क्या देखना है जी? वार्ड। क्योंकि वार्ड जो नगर पालिका है, जैसे ग्राम पंचायत होती है उसमें भी वार्ड होते हैं, उसी प्रकार से नगर पालिका में भी वार्ड बंटे होते हैं। वार्डों के माध्यम से नगर पालिका का उप विभाजन किया गया है। फिर हम देखेंगे इसमें सदस्य कितने होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं, कितने सदस्य होते हैं वो देखेंगे। नगर पालिका की संरचना हमें देखनी है धारा 6 में, जिसमें हमें वार्ड देखने हैं और क्या देखनी है, सदस्य संख्या देखनी है, सदस्यों के प्रकार देखने, कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। तो बात आती है जब वार्ड की, तो नगर पालिका के गठन के लिए कम से कम यानी कि न्यूनतम जो वार्ड संख्या है वो 13 होनी चाहिए। न्यूनतम वार्ड संख्या ओरिजिनल एक्ट में यही लिखा गया है कि नगर पालिका के गठन के लिए या नगर पालिका में कम से कम 13 वार्ड होने चाहिए। कितने वार्ड होने चाहिए? 13 वार्ड तो होने ही चाहिए। कम से कम है, न्यूनतम संख्या है, अधिकतम आप कितने ही कर सकते हो, जनसंख्या के हिसाब से कितने भी आप इसमें कर सकते हो। कम से कम हमें सिर्फ कम से कम की न्यूनतम संख्या लिखी गई है, अधिकतम संख्या का इसमें कोई भी उल्लेख नहीं किया गया, ऐसा कोई प्रावधान इस एक्ट में नहीं किया गया है। तो कम से कम संख्या आपसे पूछी जाएगी कि नगर पालिका में कम से कम कितने वार्ड होते हैं, तो कितने होते हैं? 13 वार्ड होते हैं। कम से कम न्यूनतम संख्या कितनी है? 13 है। फिर बात आती है सदस्य की, कि सदस्य कैसे होते हैं। देखो सदस्य किस प्रकार से बनते हैं,
या तो सदस्यों को निर्वाचित किया गया होगा, या उनको मनोनीत किया गया होगा, या कोई और पद पर है और उसको यहाँ पे पदेन सदस्य बना दिया गया। जैसे उपराष्ट्रपति का कोई भारत में पद नहीं है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख नहीं है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो राज्यसभा का सभापति होता है, वही उपराष्ट्रपति होता है, पदेन उपराष्ट्रपति होता है, ये हमें पता है। उसी प्रकार से इसमें भी कुछ पदेन सदस्य होते हैं। कौन कौन से? देखो, इसमें 3 प्रकार के हमें सदस्य देखने को मिलेंगे। कैसे होंगे? एक तो वे जो निर्वाचित होंगे, जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट देती है, मत देती है, उसके बाद में इनका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, चुनाव आयोग यहाँ पे कार्य करता है, तो हमें चुनाव आयोग के बारे में भी इसमें कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर बात आती है, कुछ होते हैं मनोनीत, मनोनीत भी होते हैं, किन किन का मनोनयन भी करते हैं, किन का करते हैं वो भी हम आगे बातें करेंगे। एक होते हैं पदेन सदस्य, पदेन सदस्य, तो निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य और पदेन सदस्य, इन 3 के बारे में उल्लेख किया गया है नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 में। पूछा जा सकता है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में कितने सदस्यों, यानी कि एक नगर पालिका के लिए कितने प्रकार के सदस्यों की चर्चा की गई है या उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार के सदस्यों के यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन से किया गया? निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य और पदेन सदस्य। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निर्वाचित कितने होते हैं वो बात अलग है, कितने हो सकते हैं? तो 13 वार्ड है तो 13 सदस्य तो कम से कम इसमें होंगे, एक वार्ड से कम 1 सदस्य तो निर्वाचित होगा ही होगा। तो वो तो बात अलग है, वो तो डिपेंड करता है वहां की जनसंख्या पर और वहां के निर्वाचित जो वार्ड है उन पर, और उसकी जो निर्धारित की गई जो क्राइटेरिया उसके आधार पर। लेकिन प्रकार कितने होंगे? 3 प्रकार होंगे सदस्यों की। संरचना में हमें यही देखना है कि संरचना, नगरपालिका की संरचना धारा 6 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। 2 इसमें हम देखेंगे, एक तो वार्ड और एक सदस्य। वार्ड कितने होंगे? तो न्यूनतम वार्ड संख्या बताई गई है 13 न्यूनतम वार्ड संख्या बताई गई है। और क्या बताया गया? सदस्य बताए गए 3 प्रकार के होने चाहिए। कौन कौन से? निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य और पदेन सदस्य। अब बात करते हैं कि निर्वाचित होते कैसे हैं। तो जनता प्रत्यक्ष रूप से मत देती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव करती है। कौन करती है? जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करती है, निर्वाचन करती है। जैसे हम गांव में सरपंच का चुनाव करते हैं, वार्ड पंच का चुनाव करते हैं, उसी प्रकार से जनता इन निर्वाचित सदस्यों का चुनाव करती है। और ये जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये पार्षद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्षद कहलाते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? पार्षद कहते हैं। नाम तो सुना ही होगा पार्षद आपने कि हाँ भी वो फला व्यक्ति है, वो पार्षद बना हुआ है। तो नगर पालिका में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको पार्षद कहते हैं। जनता इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है और इनका जो अधिकतम कार्यकाल है, अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अधिकतम कार्यकाल की बात है, न्यूनतम तो कितना ही हो सकता है? हो सकता है कि यदि कोई जो पार्टी या नगर पालिका में इस वक्त जो सदस्य है, यदि वो किसी प्रकार से जो अयोग्य हो जाए इस पद के लिए तो उन्हें पहले हटाया जा सकता है। और नगर पालिका का यदि विघटन हो जाए तो सदस्य भी अपने आप क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। तो इसी प्रकार इनको पहले भी हटाया जा सकता है। लेकिन अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम कार्यकाल इनका कितना होता है? 5 साल होता है। नगर पालिका का कार्यकाल भी कितना होता है? अधिकतम 5 वर्ष होता है। तो इनका कार्यकाल भी कितना होगा? 5 वर्ष होगा। फिर बात करते हैं कि मनोनीत सदस्य, इनका मनोनयन करते कौन है? इनका जो मनोनयन है वो करते कौन है वो देखो। कितने सदस्य हो गए? कुल सदस्य हो गए, देखो 3 प्रकार के सदस्य है। निर्वाचित, जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है, पार्षद कहलाते हैं। अधिकतम इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं इनका मनोनयन करती है राज्य सरकार। राज्य सरकार से मतलब क्या हुआ कि राज्य का जो विधानमंडल है, जो विधानसभा है, जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल, वो इनका क्या करते हैं? तो मनोनयन करते हैं। वो किसी प्रकार उनमें किसी भी लोगों को वो मनोनीत कर सकते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है, इनका कार्यकाल निर्धारित नहीं है, कभी भी इन्हें निकाला जा सकता है, यानी कि इनको कभी भी इनको हटाया जा सकता है। तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, कार्यकाल निश्चित नहीं है, कभी भी हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इनकी संख्या कितनी होगी, ये इसमें लिखा गया है।
कि इनकी संख्या कितनी होगी, तो संख्या इनकी हो सकती है अधिकतम 3, अधिकतम 3। कितनी हो सकती है? 3 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। 3 का भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, अधिकतम है 3। और इसके बाद इसमें क्या मैटर करता है कि जो निर्वाचित सदस्य है, निर्वाचित सदस्यों का 10%, या तो 3 करेंगे या 10%। जैसे यदि किसी नगर पालिका में सदस्य बना दिए गए 20, कुल 20 सदस्य निर्वाचित किए गए, तो इनका 10% होता है 2। अब बात करते हैं फिर अधिकतम 3 क्यों कहा? इन्होंने कहा किसी यदि नगर पालिका में यदि 50 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 50 का तो 10% यदि देखें तो कितने हो जाते हैं? 5। 50 का 10% 5, यानी कि 5 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। ऐसा नहीं है, अधिकतम 3 ही किए जाएंगे। यदि ये 50 है तो इनमें 50 में से 5 नहीं, कितने किए जाएंगे? 3 ही अधिकतम किए जाएंगे। और इनमें क्राइटेरिया रखा जाता है कि जो कम हो, जो कम हो, या तो ये 3%, 10% वाला कम होगा तो 10% का। यदि मान लीजिए जैसे किसी नगर पालिका में 20 सदस्य निर्वाचित हुए हैं तो उनका परसेंट कितना निकलता है? 10%, 2। तो अब कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा? 2 सदस्यों को, क्योंकि 2 सदस्य कम है किससे? 3 से। अधिकतम संख्या 3 है, 3 से ज्यादा नहीं निर्वाचित किए मनोनीत किए जाएंगे। और यदि 3 से कम का आंकड़ा बैठता है तो वो रखे जाएंगे। तो अधिकतम संख्या 3 है और निर्वाचित सदस्यों का 10%, इनमें से जो भी कम होगा उसको मान्य किया जाएगा। यानी कि सदस्य को कितने मनोनीत होंगे तो वो इस पर डिपेंड करता है, या तो वो निर्वाचित सदस्यों का 10% हो और वो भी संख्या 3 से कम होनी चाहिए। अधिकतम 3 है, 3 से ज्यादा सदस्य मनोनीत नहीं किए जाएंगे। तो ये है सदस्य, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य। अब बात करते हैं पदेन सदस्य क्या होते हैं। पदेन सदस्य होते हैं उस संबंधित नगर पालिका में जो संबंधित क्षेत्र है, यदि वहां की लोकसभा है या वहां की राज्यसभा है या वहां की जो विधानसभा है, तो विधानसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य वहां के क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। कह सकते हैं कि या तो वहां के क्या हो? MLA हो, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, या उस क्षेत्र का कोई MP हो, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। वो यहाँ पे क्या कहलाएंगे? पदेन सदस्य कहलाएंगे। जैसे हमने बात की, जैसे ये कोई A नगर पालिका है और A नगर पालिका का क्षेत्र किसी B विधानसभा क्षेत्र में लगता है, B विधानसभा क्षेत्र में लगता है, तो इस B विधानसभा का जो भी MLA होगा, और ये जो क्षेत्र है जो किसी C लोकसभा क्षेत्र में लगता है, C लोकसभा क्षेत्र में लगता है, तो C लोकसभा का जो भी MP होगा, और ये MP और ये MLA यहाँ पे क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो पदेन सदस्य वहां का या कोई MLA है या वहां का कोई MP है, वो वहां का क्या कहलाएगा? पदेन सदस्य कहलाएगा। निर्वाचित सदस्य जनता प्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन करती है, प्रत्यक्ष रूप से वोट होते हैं, वोटिंग के माध्यम से इनका निर्वाचन किया जाता है और ये पार्षद कहलाते हैं। अधिकतम इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। मनोनीत सदस्य है, राज्य सरकार मनोनयन करती है, मनोनयन करती जो इसका कार्यकाल है वो निर्धारित नहीं किया गया है। अधिकतम संख्या की यदि बात करें तो अधिकतम संख्या 3 है, और 3 में से यदि कम पड़े, 3 में से यदि कम रहे क्या? निर्वाचित सदस्यों का 10%, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो ही सदस्य, इतने ही सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। और पदेन सदस्य में आएंगे उस इलाके के MLA या MP। समझ में आ गया होगा? तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, लिख सकते हो, इनको ऐसे लिख लो ताकि याद रहे। यही हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये धारा 6 के बारे में है। इसमें कुछ और जो डिटेल है उसको हम देख लेते। जैसे वोटिंग का अधिकार किन में होता है? जैसे इनमें कोई आपस में कोई बैठक हो गई और बैठक में जो किसी को नियम पारित करना है, और पारित करने के लिए जैसे मत होता है, तो उसमें किन किन सदस्यों को मत देने का अधिकार है, उनका मताधिकार है, तो उसके बारे में भी चर्चा इसी धारा 6 में की गई है। नगर पालिका के संरचना में की गई। क्या लिखा गया है कि जो निर्वाचित सदस्य हैं और जो पदेन सदस्य हैं उनको तो मत देने का अधिकार है, और जो ये मनोनीत सदस्य है इनको मताधिकार प्राप्त नहीं है, इनको मताधिकार प्राप्त नहीं है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। निर्वाचित सदस्य का
कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष है। मनोनीत सदस्य का जो कार्यकाल वो निश्चित नहीं है, इन्हें राज्य सरकार कभी भी वापस बुला सकती है। पदेन सदस्य एमएलए एमपी है और इनमें से मताधिकार किनको है, तो निर्वाचित सदस्य को और पदेन सदस्य को मताधिकार प्राप्त है। मनोनीत सदस्य को मताधिकार प्राप्त नहीं है, वो बैठकों में मत नहीं दे सकते। आ गई बात समझ में? इसको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे, वो बात लिख लेते हैं जो मैं लिख लिया, नोट लगा लेना और उसमें लिख लेना। नोट लगाओ और लिखो साथ साथ में। क्या लिखोगे कि नगर पालिका की, या ऐसे लिखो, निर्वाचित व पदेन सदस्यों को नगर पालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार है। मत देने का अधिकार है, या क्या है, मताधिकार है, या मताधिकार है। जबकि मनोनीत सदस्यों को मताधिकार प्राप्त नहीं है। मताधिकार प्राप्त नहीं है। तो आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। धारा 6 आपको याद हो गई होगी। नगर पालिका की संरचना धारा 6 में इसका वर्णन किया गया है। क्या संरचना, इसमें वार्ड देखेंगे, सदस्य देखेंगे। अधिकतम वार्ड कितने होने चाहिए? 13 होने चाहिए। सदस्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? निर्वाचित, पदेन और मनोनीत सदस्य। निर्वाचित का जो निर्वाचन करती है प्रत्यक्ष जनता करती है। जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से इनका निर्वाचन करती है। अधिकतम कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। ये बातें भी हो गई। फिर बात करते हैं कि जो दूसरे सदस्य कौन से होते हैं? पदेन सदस्य। पदेन सदस्य उस इलाके के एमएलए या एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके यहाँ के पदेन सदस्य कहलाएंगे। फिर बात करते हैं मनोनीत सदस्य की। तो मनोनीत सदस्यों का जो मनोनयन है वो करता कौन है? राज्य सरकार करती है। कितने सालों के लिए करती है ये उसमें कोई भी फिक्स नहीं किया गया, कभी भी वापस बुलाया जा सकता है। जो पदेन सदस्य हैं वो और जो निर्वाचित सदस्य उनको बैठकों में मताधिकार प्राप्त है। मनोनीत सदस्यों को मताधिकार प्राप्त नहीं है। जो मनोनीत सदस्य है उनकी संख्या अधिकतम 3 बताई गई है। 3 हो या जो निर्वाचित सदस्यों का 10%, इनमें से जो भी कम क्राइटेरिया होगा उतने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। ये हमने इसमें देखा। तो धारा 6 को हमने अच्छी तरह डिटेल से देख लिया। अब देखते हैं धारा 7 के बारे में। ये आपने लिख लिया होगा। अब इसको आगे देखते हैं। तो धारा 7 हेडिंग डाल लीजिएगा, धारा 7। धारा 7, धारा 7 में दिया गया है पदावधि, यानी कि नगर पालिका का कार्यकाल कितना होगा। धारा 7 में दिया गया है नगर पालिका का कार्यकाल या नगर पालिका का पदावधि। तो लिखो नगर पालिका की पदावधि। नगर पालिका की पदावधि या नगर पालिका का कार्यकाल। नगर पालिका का कार्यकाल जो है अधिकतम कितना होगा? 5 वर्ष होगा। कितना होगा? 5 वर्ष। देख लो फिर, नगर पालिका की पदावधि अधिकतम 5 वर्ष होगी। और 5 वर्ष कब से होगी? तो पहली बैठक से। पहली बैठक से, जिस दिन निर्वाचन के बाद जो निर्वाचित हुई जो नगर पालिका है, उस नगर पालिका का जो पहली बैठक होती है उस दिनांक से लेकर के कितनी होगी? 5 वर्ष। उससे पहले भी नगर पालिका का विघटन हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जैसे ही ये सत्ता में नहीं रहेगी तो उनका क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। सेम वही बात जो मंत्रिमंडल पर लगती है, जो राज्य सरकार पर लगती है, जो लोकसभा पर जो बातें लगती है, वो सेम ही प्रावधान नगर पालिका के लिए है। जैसे लोकसभा, यदि लोकसभा में सत्ता जो पार्टी है वो सत्ता में यदि नहीं रहे, उनका जो
बहुमत जो कम हो जाए तो बहुमत कम होने से क्या हो जाएगा, उनका विघटन हो जाएगा, लोकसभा का विघटन हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो नगर पालिका है इसमें भी विघटन हो सकता है पहले, 5 वर्ष से पहले भी विघटन हो सकता है, लेकिन जो अधिकतम समयावधि है वो कितनी है, 5 वर्ष है। अधिकतम समयावधि क्या है, 5 वर्ष है। ये आप बात ध्यान में रख लेना। अब क्या होता है देखो, नोट लगा के लिखना। यदि कोई ये नगर पालिका है ए, अब इसका विघटन हो गया 5 वर्ष से पहले, जैसे 5 वर्ष था कार्यकाल, 3 वर्ष में इसका क्या हो गया, विघटन हो गया। 3 वर्ष में विघटन हो गया तो नया चुनाव कराने पड़ेंगे। तो जो नया चुनाव होगा, जो नई नगर पालिका, इसमें नए जो चुनाव निर्वाचित जो आएंगे वो कितने सालों के लिए रहेंगे, क्या वो भी आगे 5 साल के लिए रहेंगे, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्या प्रावधान है, इसके बाद जैसे कोई और जो सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं या जो नगर पालिका निर्वाचित आती है तो क्या होगा, वो आगे के 2 वर्षों के लिए रहेगी। 2 वर्षों का मतलब क्या होगा, शेष कार्यकाल। कितना हो गया, शेष कार्यकाल। यानी कि यदि कोई नगर पालिका जिसका विघटन 5 वर्ष से पहले हो जाता है तो नई नगर पालिका का जो निर्वाचन होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो जो भी शेष कार्यकाल बच जाए, चाहे वो 1 महीने का हो। वैसे 1 महीने में यदि कोई हो तो ऐसा कोई चुनाव दोबारा नहीं कराना पड़ता, उसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। कम से कम कितने समय होना चाहिए, 6 माह, कम से कम 6 माह का समय होना चाहिए, वो हम देखेंगे आगे क्या प्रावधान है उसमें। तो बात आ गई, यानी कि क्या हो गया, सब अधिकतम समय अवधि कितनी है, 5 वर्ष। यदि 5 वर्ष से पहले किसी नगर पालिका का विघटन हो जाता है तो अगली जो नगर पालिका है वो शेष कार्यकाल के लिए ही रहेगी। ये आप देख लेना। आगे बात समझे तो इसको लिख लेते हैं। तो नोट लगा के लिखोगे, यदि किसी नगर पालिका का विघटन, किसी नगर पालिका का विघटन 5 वर्ष से पहले हो जाए, 5 वर्ष से पहले हो जाए, तो अगली तो नई नगर पालिका, तो नई नगर पालिका शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचित होगी, आगे बात समझ में नहीं आई। क्या हुआ कि यदि किसी नगर पालिका का विघटन 5 वर्ष से पहले हो जाता है तो जो अगली नगर पालिका है उसकी जो चुनाव होगा या उसकी जो चुनी जाएगी, कितने वर्ष कितने समय के लिए चुनी जाएगी, तो जो भी शेष कार्यकाल बच गया, यदि जैसे 3 साल में यदि कोई नगर पालिका का विघटन हो जाता है तो बचे हुए 2 सालों के लिए नई नगर पालिका का चुनाव होगा। उसके बाद दोबारा फिर नगर पालिका के लिए चुनाव होगा, जो पहले स्थितियां थी वो सारी की सारी दोबारा रहेंगी। ये आपको समझ में आ गई होंगी। तो धारा 7 में है नगर पालिका की पदावधि, कार्यकाल हमने देखा। धारा 6 में हमने क्या देखा था, धारा 6 में नगर पालिका की संरचना देखी। धारा 5 में हमने क्या देखा, तो नगर पालिका की स्थापना देखी। धारा 4 में हमने देखा नगर पालिका को कुछ उपबंधों से छूट है। धारा 3 में हमने देखा नगर पालिका का परिसीमन कैसे होता है। धारा 2 में हमने देखा कि परिभाषाएं हैं उसमें बहुत सारी, और धारा 1 में हमने देखा कि प्रारंभ कब होता है, प्रसार कब होता है, कहाँ है, और इसका संक्षिप्त नाम क्या है वो हमने देखा। तो ये हमने 7 धाराएं देख ली। अब देखते हैं धारा नंबर 8 के बारे में। ये आपने लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 8। इनके टाइटल तो आपको कम से कम याद रखने ही पड़ेंगे, रटने ही पड़ेंगे। टाइटल से क्वेश्चन तो आएगा, टाइटल पूछे जाएंगे, सीधे सीधे पूछे जाएंगे कि धारा 6 का टाइटल क्या है या धारा 6 का नाम क्या है, या पूछा जाएगा जैसे नगर पालिका की संरचना कौन सी धारा में उल्लेखित है, तो धारा 7 में उल्लेखित है, धारा 6 में उल्लेखित है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं धारा 8 के बारे में। धारा 8 में हमने देखा ठाठ, और जिसको रिलेट करके चलेंगे तो अध्याय 8 में किसके बारे में चर्चा थी, तो अध्याय 8 में उद्धार के बारे में चर्चा है। और धारा 8 में जब हम देखेंगे ठाठ, तो ठाठ कब होगा, आपके ठाठ तभी होंगे जब आपको आपके अधिकार मिल जाएंगे। आप अधिकारी बन गए लेकिन आपके पास अपने खुद के अधिकार ही नहीं है, तो आपका ठाठ कैसे हुआ। तो ठाठ का मतलब है कि जो नगर पालिका का शासन है वो नगर पालिका में ही निहित होगा। क्या लिखा गया, देखो टाइटल देखो इसका, नगर पालिका का शासन
नगर पालिका में निहित होगा, निहित होगा। नगर पालिका का शासन नगर पालिका में ही निहित होगा, मतलब आपके ठाट तभी होंगे जब आपके पद के अधिकार आपको दे दिए जाए, फिर आपके ठाट होंगे। ऐसा होगा कि आपके पद के अधिकार किसी और के पास है तो आपके ठाट तो होंगे नहीं। इसीलिए कहा गया है कि नगर पालिका का शासन नगर पालिका में ही निहित होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि नगर पालिका के जो संपूर्ण जो कार्य हैं वो नगर पालिका के अध्यक्ष के नाम से ही किए जाएंगे। इसमें क्या लिखा गया है कि नगर पालिका के सभी कार्य अध्यक्ष के नाम से किए जाएंगे, अध्यक्ष के नाम से किए जाएंगे। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? पूछा जाएगा कि नगर पालिका का शासन निहित है, शासन निहित है। इसमें आपके ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए, इसमें लिखा जाएगा अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी। बी दे दिया जाएगा राज्यपाल, सी दे दिया जाएगा नगर पालिका का अध्यक्ष, और डी आपसे दे दिया जाएगा जिला प्रमुख या जिला कलेक्टर। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इसका उत्तर रहेगा आपका नगर पालिका का अध्यक्ष। नगर पालिका का शासन किसमें निहित रहेगा? तो नगर पालिका के अध्यक्ष में रहेगा। मतलब नगर पालिका के जो भी कार्य हैं वो नगर पालिका के अध्यक्ष के नाम से किए जाएंगे, यानी नगर पालिका का कार्य नगर पालिका में ही निहित होगा। जैसे हम कहते हैं कि जो राज्य के जो सभी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, देश का जो कार्य, देश के जो सारे कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। उसी प्रकार से नगर पालिका का शासन भी किसमें होगा? नगर पालिका के अध्यक्ष में निहित होगा। नगर पालिका के सारे कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? अध्यक्ष के नाम से किए जाएंगे। यही बात लिखी गई है धारा 8 में। ठाठ आपके तभी होंगे जब आपको आपके अधिकार दे दिए जाएंगे। आपको याद हो गई होगी ये बात। तो धारा 8 में यही लिखा गया है कि नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होगा। इसका स्क्रीनशॉट दिया आपने ले लिया तो ठीक है, इसको लिख लिया तो बहुत ही अच्छा है। देखते हैं अगली धारा के बारे में, धारा 9 के बारे में। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 9 के बारे में। धारा 9 देखो, हमने बात की थी धारा 6 में नगर पालिका की संरचना के बारे में, और उसमें हमने देखा था कि कुल वार्ड कितने होने चाहिए, यानी अधिकतम वार्ड कितने होने चाहिए? 13 होने। नगर पालिका में जो हमने देखा था नगर पालिका की संरचना में कि जो न्यूनतम वार्ड संख्या कितनी होनी चाहिए? 13 होनी चाहिए। तो न्यूनतम वार्ड संख्या 13 है, लेकिन उन वार्डों का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा उसका जो प्रावधान है वो धारा 9 में दिया गया है। तो धारा 9 में क्या लिखा गया है? वार्डों का विभाजन, वार्डों का विभाजन। धारा 9 में क्या लिखा गया है? वार्डों का विभाजन लिखा गया है। और विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा? तो विभाजन जो है यानी कि नगर जो वार्ड जो बनाए जाएंगे वो नगर पालिका में जो लोग रहते हैं उन यानी कि जनसंख्या के आधार पर वो इनको विभाजित किया जाएगा। तो किस पे किया जाएगा? तो जनसंख्या के आधार पर, यानी कि हम कहेंगे वार्डों का विभाजन, विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, किया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर आप कितने भी वार्ड बना सकते हो, लेकिन धारा 6 में ये लिखा गया है कि न्यूनतम वार्ड संख्या 13 होनी चाहिए, उसके ज्यादा आप कितने भी वार्ड बना सकते हो। और अब बात करते हैं देखो बाद में और क्या कहानी बनती है। जनसंख्या है तो इसका कोई अनुपात होगा, यानी कि कितनी जनसंख्या के लिए वार्ड बनाना है वो बात देखो, जो उसका जो अनुपात है वो वही रखना है जो अलग दूसरी जो नगर पालिकाएं हैं उन सभी में एक जैसा हो। सारी की जितनी भी नगर पालिकाएं राजस्थान में कार्य करती हैं उन सभी नगर पालिकाओं में वार्डों का विभाजन जिस
अनुपात से किया गया, जनसंख्या के जिन अनुपात के माध्यम से किया गया है उसी अनुपात से हमें इसमें रखना है। तो क्या लिखेंगे, तो जनसंख्या का जो अनुपात वही होना चाहिए जो दूसरी नगर पालिकाओं में भी क्या हो, समान हो। जनसंख्या का अनुपात यथासाध्य वही हो जो दूसरी नगर पालिकाओं में है। यानी कि दूसरी नगर पालिकाओं के जो जनसंख्या का अनुपात जो रखा गया है उसी अनुपात के समान ही इस नगर पालिका में वार्डों का विभाजन किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कि नगर पालिका का जो वार्ड विभाजन है वो जनसंख्या का किस अनुपात से किया जाता है। तो कई बार ऐसे पूछा, जैसे 1/10 यानी कि 1% रखा जाए, 5% रखा जाए। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो कुल जो जनसंख्या है, जो जितनी भी नगर पालिकाएं बनी है उनमें जो अनुपात रखा गया है वही इसमें रखा जाएगा। तो आ गई होगी बात समझ में। अब देखते हैं आगे कि धारा 10 में क्या लिखा गया है। तो आप देखो, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं वार्ड अध्याय धारा नंबर 10। धारा 10 में क्या लिखा गया है। देखो, धारा 9 में लिखा गया वार्डों का विभाजन। अब विभाजन तो हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, इनका जो निर्धारण करना है कि किस प्रकार से हम इनका निर्धारण करेंगे, इनका सीमा में किस प्रकार से हम इसका निर्धारित करेंगे। परिवर्तन करना तो कौन करेगा, वो सारी बातें। तो इसमें लिखा है वार्डों का अवधारण। अवधारण का मतलब इनका निर्धारण आप लिख सकते हो, निर्धारण। तो ये हमें करना है, वार्डों का निर्धारण किस प्रकार से होगा वो देखो। तो वार्डों का निर्धारण, वार्डों का जो अवधारण है वो करता कौन है, तो ये करेगी राज्य सरकार द्वारा। तो लिखे वार्डों का अवधारण राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। अब जैसे यानी कि वार्ड बनाने हैं, वो वार्डों का जो हमने इसके जो पहले जो हमने धारा देखी, धारा 9, उसमें तो वार्डों का विभाजन बताया गया है कि जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। लेकिन अब जो वार्ड बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगी, तो राज्य सरकार बनाएगी। राज्य सरकार नियम बनाएगी, उसके आधार पर वार्डों का विभाजन होगा। और देखो, इसमें भी सीमा में परिवर्तन करना पड़े। जैसे जनसंख्या ज्यादा हो गई, वार्ड हमें बढ़ाने हैं, सदस्य कम पड़ रहे हैं, वार्ड बढ़ाने हैं। तो जनसंख्या अधिक होगी तो क्या करेंगे, वार्ड में जो सीमा में परिवर्तन करना है वो भी कौन करेगी, तो राज्य सरकार करेगी। तो वार्डों की सीमा का अवधारण या हम इसे लिख सकते हैं परिवर्तन कौन करेगी, तो राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। अब बात आ गई कि ठीक है, हमने वार्ड तो बना लिए। जैसे हमने ये वार्ड बना लिए, हमारी नगर पालिका थी, इसको हमने अलग अलग वार्डों में डिवाइड कर लिया। अब वार्ड की क्रमांक कहां से शुरू करें। वार्ड तो हमने जैसे बना लिया कि ठीक है, ये हमारी नगर पालिका है, इसमें हमने ये वार्ड तो सारे बना लिए। अब वार्डों का जो अवधारण, इनके जो संख्या है, क्रमांक कहां से लगाए। हम किसे कहें कि 1 नंबर वार्ड है, किसे कहें कि ये 1 नंबर वार्ड है। तो देखो, इसकी जो निर्धारित किया गया है कि कहां से इनका निर्धारित करेंगे, तो इसके लिए इसमें लिखा गया नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 10 में लिखा गया है कि जो वार्डों का जो अवधारण है और इनकी जो क्रमांक संख्या है वो कौन सी दिशा से लिया जाएगा, तो उत्तर पश्चिम दिशा से। यानी कि इस दिशा से वार्डों का क्या होगा, क्रमांक प्रारंभ होगा। तो इसे हम कहेंगे 1 नंबर वार्ड, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से इनको रखा जाएगा। तो क्या लिखा गया देखो, वार्डों का क्रमांक उत्तर पश्चिम दिशा या सीमा से प्रारंभ किया जाएगा।
वार्डों का जो क्रमांक संख्या की हम कहें कि 1 नंबर वार्ड है, 2 नंबर वार्ड है, वार्ड संख्या 8 है, 10 है, वो कहां से प्रारंभ किया जाएगा, मतलब वार्ड संख्या 1 कहां से प्रारंभ की जाएगी, तो उत्तर पश्चिम दिशा से की जाएगी। यह भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है कि वार्डों की क्रमांक संख्या कहां से प्रारंभ होती है, कौन सी दिशा से प्रारंभ की जाती है, तो उत्तर पश्चिम दिशा से प्रारंभ की जाती है। ये आपको याद में रखना है। तो आज हमने कुल कितनी धाराएं देखी, तो हमने 10 तक धाराएं हमने देख ली। धारा 6 से लेकर धारा 10 तक देखी। पहले हमने 5 देखी थी और आज हमने और आगे देख ली। तो अध्याय 1 में 2 धाराएं थी, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 में क्या लिखा गया था कि धारा 1 में लिखा गया था कि संक्षिप्त नाम क्या है, प्रसार कहां होगा, प्रारंभ कब होगा। धारा 2 में लिखा गया था परिभाषाएं। फिर अध्याय 2 प्रारंभ होता है नगर पालिका का गठन एवं शासन, जिसमें जो कुल धाराएं हैं वो धारा 3 से लेकर के धारा 50 तक है। उसमें हमने देखा कि जो धारा 3 है उसका टाइटल है नगर पालिका का परिसीमन। धारा 4 का टाइटल था कुछ उपबंधों से नगर पालिका को छूट। धारा 5 का जो टाइटल था वो था नगर पालिका की स्थापना। और धारा 6 का टाइटल है नगर पालिका की संरचना। धारा 7 में था नगर पालिका की पदावधि। धारा 8 में है नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होगा। धारा 9 में है वार्डों का विभाजन। और धारा 10 में हमने देखा वार्डों का अवधारण। आपको ये रटने पड़ेंगे, बार बार लिख लिख के यदि आप देखोगे तो आप इनको याद कर पाओगे। यदि आपने लिख कर नहीं देखा तो याद नहीं होंगे। तो बार बार लिखो, बार बार इनको पढ़ो, तभी याद होंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो याद हो जाएंगे, एक साथ सारे पढ़ोगे तो याद नहीं होंगे। पीडीएफ बहुत मिल जाएगी आपको, किताबें मिल जाएंगी। 100-150 रुपए की भी किताब आती है, वो आपको मिल भी जाएगी। ये पूरा एक्ट आपको वहां से मिल भी जाएगा, लेकिन ये एक साथ आपको याद नहीं होगा। ज्यादा बड़ी हुई किताब नहीं कि आप देखो ठीक है 2-4 घंटों में आप पढ़ लोगे उसको, लेकिन फिर याद नहीं होगी वो। धीरे धीरे इनको बार बार रिवाइज में करते रहो, याद हो जाएगी और अच्छा आपसे कवर हो जाएगा। तो ठीक है, आज हम देखते हैं इतना ही। अगली जो धाराएं है वो हम देखेंगे अगले सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कंटेंट को शेयर कर देना, क्योंकि आप शेयर करोगे जितने लोगों से और वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए नई नई क्लासें लाते रहेंगे। ये निरंतर क्लासें आपके सहयोग से ही चलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।